तो सबको नमस्कार। आप सबका शुक्रिया आज के न्यूज़ स्पेस में आने के लिए। आपकी न्यूज़ का 668वां एपिसोड है। आज की तारीख है 30 नवंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP का opposition role is responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. हमारा न्यूज़ हैंडल है एक्स पे @न्यूज़ आपके, और आपको हमारा AKN TV इंडिया यूट्यूब चैनल का भी लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा न्यूज़लेटर पे। न्यूज़ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दिल्ली की खबरें पढ़ते हैं रोज। पहली खबर जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो मैं इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, आप लोगों को बैकग्राउंड देती हूँ इसके बारे में। जो है, हमने बेटी पढ़ाई लेकिन आप बेटी नहीं बचा पाए, ये आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन लोगों ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लगाई गई थी? अ, ये इसलिए लगाई गई थी कि दिल्ली आज क्राइम कैपिटल बन चुका है, और रिसेंटली किसी ने बहुत ही बड़े आर्टिकल पे कहा गया था कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी कि कैसे आज का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। दिल्ली पुलिस अपना काम स्विफ्टली नहीं कर पा रही है, गैंगस्टर कैपिटल बना हुआ है, एक्सटॉर्शंस हो रहे हैं, विमेन सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। और इसके लिए एक पूरा दिल्ली का मैप दिखाया था आज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल जी सबको संबोधित कर रहे थे, तो काफ़ी सारे दूसरे आप लीडर्स भी थे, और उन सब ने दिखाया कि कैसे जो होम मिनिस्टर अमित शाह का जो घर है, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ITO गैंग रेप हुआ है, 9 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर को मर्डर किया गया है, रॉब किया गया है। और इस तरह से पूरे दिल्ली का उन लोगों ने मैप दिखाया है कि पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ हुआ है, और दिल्ली पुलिस ना एक्शन ले रही है, ना उनको रिजल्ट दिख रहे हैं। दूसरे न्यूज़ पर आते हैं। आज आपको पता होगा कि आप गवर्नमेंट ने जो डिसेबिलिटी पर पेंशन जो योजना जो जारी की है 5,000, वो आज के दिन में पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और इस पर बात करते हुए आपने ये कहा है, हमारी पार्टी ने, कि दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। बहुत लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी थैंकफुल हैं और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा काम है जिसको हमें भी लोगों को बताना चाहिए कि आप गवर्नमेंट ने ये सब बहुत बहुत सारे अच्छे स्कीम्स में से ये एक बहुत अच्छा स्कीम भी है। अगला जो खबर है वो है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट, एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है संजय कुमार। तो उन्होंने क्या आज एक बहुत अच्छी पोस्ट शेयर की है कि उन्होंने लास्ट 1 घंटे में उन्होंने 4 पेशेंट्स जो पटना से आए थे उनको ट्रीट किया है। तो ये बताता है कि बेसिकली जब हम दिल्ली की गवर्नेंस की जब बात करते हैं, अच्छे गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं है,
वहां पर सबका इलाज होता है, सबका मुफ्त इलाज होता है। और मतलब उन्होंने ये बताया है कि बिहार से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने उस संदर्भ में ये 4 पेशेंट्स का रेफरेंस दिया है कि उन्होंने लास्ट 1 घंटे में 4 बिहार के पेशेंट्स देख लिए। तो अच्छी बात भी है कि दिल्ली सबका ख्याल रख रही है। बुरी बात यह है कि लोगों को इतने दूर से चलकर आना पड़ रहा है मुफ्त अपना हेल्थ के लिए या स्वास्थ्य के लिए। आगे की खबर यह है कि हम दिल्ली के कुछ डेवलपमेंट्स की हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा सर्वोदय कन्या विद्यालय है, बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली का, वहाँ के कुछ पिक्चर्स हैं और वहाँ के रोड्स की कुछ तस्वीरें हैं जो कि ये बताते हैं कि दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो दिल्ली इलेक्शन के मद्देनजर हम दिखा रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, और हम सब इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुछ क्लैरिफिकेशंस रखे थे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो दिल्ली के लोगों के हित में हैं और दिल्ली के लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में जब दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई अगस्त 2020 में, तो दिल्ली पूरे देश में शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जो इतनी प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई। इस पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ? इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि जहां 2019-20 में 4% से कम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल रजिस्टर होने वाले सभी व्हीकल्स में से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यानी किसी भी और राज्य में इतना हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नहीं था, नंबर 1। और ये नेशनल एवरेज जो 6% है उसका दुगना है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ईवी पॉलिसी देश भर में सराही गई, और ये तो सिर्फ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और गाड़ियों के लिए पॉलिसी थी। ईवी बसेस खरीदना तो इससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर इस ईवी पॉलिसी में भी पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी कोई ईवी व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां जो खुद इतनी बढ़िया ईवी पॉलिसी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल की ईवी पॉलिसी रोकना चाह रही थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज फिर से दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, तो उनको जो सब्सिडी उस समय नहीं भी मिली थी, अब वो सब्सिडी हर उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ओनर को दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो गाड़ी हो, उनको फिर से रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, और मैं सभी दिल्ली वालों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा दिल्ली शहर प्रदूषण से लड़ पाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में प्रतिबद्ध है, और ईवी पॉलिसी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ पॉलिसीज और आयुष्मान भारत के जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनको लेकर बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत एक्सक्लूजन्स हैं, है सबको मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें, पर फैमिली के कैप की बात की गई है।
कि जो कैप जो है 5 लाख का, वो बेसिकली कोई कैप बेसिकली पर ईयर एज सच है नहीं। वो जो फैमिली पर फैमिली जो आप सोचते हैं, वो एज सच नहीं है कि एक इंडिविजुअल पे है या एक फैमिली पे है। बेसिकली उस पे कोई एक्सक्लूजन नहीं है। तो 5 लाख तक आपकी वैसे ही हर इलाज आपका मुफ्त है बेसिकली। अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब में अमन अरोड़ा जो अभी हमारे न्यू पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हर रोज ये कहा है कि आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर 2 घंटे के लिए वो मुलाकात करेंगे। और बेसिकली उन्होंने ये जो एक पहल ली है, ये उन्होंने इसलिए ली है कि जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं उनसे 1-to-1 कांटेक्ट और अच्छा बना पा सकें। और जिस तरह से हम अपना काम जो कर रहे हैं वो हम किस तरह से सारे ग्रास रूट लेवल वॉलंटियर्स तक पहुंचा सके, तो इसकी एक अच्छी पहल है। आज भगवंत मान जी ने गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज के बारे में बात करते हुए एक एग्जाम्पल शेयर किया, एक बंदे का जिसका नाम था राहुल शर्मा, पंजाब का बंदा है। और वो कैसे देश से बाहर चला गया था, और अब उसके एग्जाम्पल की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर चले गए थे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, काम नहीं था। तो अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, जो कि पंजाब में कुछ दिनों तक ट्रेंड में था कि बहुत लोग बाहर जा रहे थे, वो वापस आने लगे हैं क्योंकि पंजाब में अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनने लगी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनने लगी हैं, और काम दिया जा रहा है। राघव चड्ढा जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था राज्यसभा में, और वो इस बारे में था कि जो हमारी एयर कनेक्टिविटी है विद इन पंजाब, उस पर कोई ज्यादा काम हुआ नहीं है। तो क्यों ऐसा है कि हमारे पास अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। और ऐसे सिटीज जैसे नांदेड़ हुए, पटना हुआ, गुवाहाटी, धर्मशाला, ऐसे जगहों की बहुत मैसिव डिमांड है, बट इसके अलावा भी ध्यान नहीं दिया गया है कि उनके एयरपोर्ट्स में और कनेक्टिविटी ऐड की जाए या और एयरलाइंस या और फ्लाइट्स ऐड किए जाएं। तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया गया है आज, और होपफुली इस पर कुछ एक्शन हम जल्दी ही देखेंगे। एक और इरिगेशन स्कीम है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जो है पंजाब की सबसे बड़ी ये स्कीम है। श्री अनंतपुर साहिब में लॉन्च की जाएगी। ये चंगर एरिया है, विलेज का नाम है समला। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो कि मतलब लास्ट 2 सालों में इस पर काम हो रहा था। तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है काफी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफी ऐतिहासिक रहेगा। पंजाब के बॉर्डर रेसिडेंट्स के बारे में एक खबर है। ये कुलदीप सिंह जी जो हैं आपके मिनिस्टर, इन्होंने बताया है कि इन लोगों ने जो एक केन सीजन में इन लोगों ने रोड विड्थ को कुछ एक्सपैंड किया है। इसकी वजह से रिलीफ काफी आई है फार्मर्स और रेसिडेंट्स में, क्योंकि वो अजनाल में एक रोड जो बना था अभी रिसेंटली, आप लोगों को पता होगा, तो उसकी वजह से आर्मी ने भी ये अग्री किया है कि इसके वजह से काफी पॉजिटिव हुआ है उनका ट्रैफिक और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है। ये जो मतलब रोड विड्थ जो है ये एक्सपेक्ट हो रही है कि 2025 में शुरू हो जाएगी, बट आर्मी ने भी इसको वेलकम किया है कि इससे काफी बेनिफिट रहेगा पंजाब के बॉर्डर रेसिडेंट्स को बेसिकली। तो एक और नील गर्ग जो हैं हमारे आपके मिनिस्टर और एक हैं, उन्होंने एक आज बात कही थी, इस पर एक पूरा आर्टिकल है, आप पढ़िएगा। बेसिकली वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे आज कि बीजेपी की जो भी रॉन्ग पॉलिसीज हैं वो किस तरह से ना ही सिर्फ फार्मर्स को आप हैरास करना चाहते थे और आपने फार्मर्स के अगेंस्ट एंटी जो भी लॉज लाए हैं वो तो लाए हैं, बट ये अब चूंकि ये सिर्फ फार्मर्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, अब ये बिजनेस कम्युनिटी को भी हार्म कर रहा है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी इकोसिस्टम अकेले सर्वाइव नहीं करता है। और एग्रीकल्चर तो हमारा कोर है, तो जैसे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, फार्मर इम्पैक्ट होता है, वैसे आगे आगे जो फार्मर से डील करता है वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं। और इस पर एक अच्छा उन्होंने लेख दिया है, तो आप जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड बेसिकली। भुल्लर जी, जो लालजीत सिंह भुल्लर जी हैं, आपके और एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज 17 नए एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है। अब न्यूज इन ब्रीफ में आते हैं। ये आपके जो आज लीडर्स हैं, मनीष सिसोदिया जी और सौरभ जी, ये इन लोगों ने दिल्ली के जो इस्कॉन टेम्पल हैं ईस्ट कैलाश में, उनके हेड प्रीस्ट से वो मिले हैं
और उन्होंने डिमांड किया है, आपकी तरफ से ये डिमांड आई है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है बांग्लादेश जनता पार्टी को बेसिकली। और उन लोगों ने ये कहा है कि एक्शन लीजिए कि आपने ये जो अरेस्ट जो हुए हैं चिन्मय कृष्णा दास जो कि इस्कॉन के हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप एक्शन कीजिए कि ये क्यों उसके अगेंस्ट आपने अरेस्ट किया है। और मतलब इसमें इस्कॉन का जो भी मतलब नाम वगैरह खराब हुआ है, तो उनकी तरफ से एक रिस्पांस रिस्पांस के लिए बेसिकली एक प्ली गया है कि आप हमें बताइए एग्जैक्टली कि क्या एक्शन ले रहे हो आप और क्यों। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है न्यूज़ दैट मैटर्स। एनसीपी में अजीत पवार का जो पार्टी था उनको 58 लाख 10,000 वोट्स मिले और उन्होंने 41 सीट्स विन किए हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर एनसीपी के शरद पवार की तरफ देखा जाए तो उन्होंने 72 लाख 80,000 वोट्स उनको मिले हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ 10 सीट जीते हैं। तो ये कैसे हो गया। और भी बहुत इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि जब एनसीपी मतलब एक दूसरे के साथ जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो थे 39 सीट्स पे। हाँ, और कम वोट्स के साथ भी अजीत पवार की पार्टी जो है 35 सीट्स जीत गई है। तो बेसिकली मतलब और एक अच्छा कंपैरिजन है जो कि है कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला जो था फ्रैक्शन उनका लोकसभा टू असेंबली पोल्स, वो उसमें अगर आप वोट्स देखा जाए ना कि कितने से लूज किया, तो वो है 47 लाख 10,000। इतने वोट से उन लोगों ने लोकसभा टू असेंबली पोल्स में इतने वोट्स उन लोगों ने अगर लूज किए हैं, तो अगर आप लोकसभा से असेंबली इलेक्शंस में ये देखें कि वोटर बढ़े हैं या घटे हैं, तो आप देखेंगे कि वोटर्स 47 लाख बढ़े हैं। तो मतलब 47 लाख वोटर्स बढ़े हैं और उन लोगों ने लू उन लोगों ने जो वोट्स का डिफरेंस है वो है 47 लाख 10,000। तो मतलब अभी इतना परफेक्ट कैलकुलेशन है ये बीजेपी का कि इस पर आप जरूर सोचें कि कितना अच्छा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की न्यूज़ है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम एयरपोर्ट फीस बहुत सारे पे करते हैं जब भी हम एयरपोर्ट से हम फ्लाई करते हैं। तो ये जो यूजर डेवलपमेंट फी एक मेजर फ्रैक्शन होता है जो कि एयरपोर्ट को जाता है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट ने लास्ट 3 सालों में ये 400% फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर्स और फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स 935%। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 4 गुना डोमेस्टिक वाले फ्लाइट यूजर्स के लिए और 10 गुना इंटरनेशनल फ्लाइट यूजर्स के लिए प्राइसेस हाइक किए हैं एयरपोर्ट में यूजर डेवलपमेंट फी। तो कि ये मतलब ये ना एयरलाइन को मिल रहा है, ये ना ही ये एयरपोर्ट की मेंटेनेंस को जा रहा है, ये बेसिकली डेवलपमेंट फी है। तो मतलब जब आप कोई नया फीचर ऐड करते हो एयरपोर्ट में, तो बहुत अजीब बात है कि हम पे भी कर रहे हैं। हमें मतलब अपने एयरपोर्ट में जब हम मतलब हम जब भी कुछ खरीदते हैं या जब हम एयरपोर्ट में पे करते हैं या एयर टिकट्स के लिए पे करते हैं, तो हमें एक्चुअली ब्रेकडाउन देखना चाहिए कि हम कहाँ कितना पे कर रहे हैं और किस कहाँ जा रहा है वो पैसा। आप लोगों को सुचेता दलाल मालूम होंगी, बेसिकली बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं और खासकर सबसे ज़्यादा वो फेमस हुई थी बिकॉज उन्होंने वो हर्षद मेहता केस में काफ़ी अच्छे खुलासे किए थे जिसकी वजह से हर्षद मेहता को जो भी हम लोग एक्सपोज कर पाए थे एट दैट टाइम हुआ था। तो उन्होंने गौतम अडानी के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे ऑन वायर है, वो वायर पे है वो। तो वो अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसमें अ, बहुत अच्छे उन्होंने खुलासे किए हैं। जैसे पहला खुलासा ये है कि नो लॉस इज रिक्वायर्ड फॉर वायर फ्रॉड, अ कन्विक्शन फॉर वायर फ्रॉड डजंट रिक्वायर दैट द विक्टिम एक्चुअली सफर्ड अ लॉस बिकॉज द वायर फ्रॉड स्टैट्यूट्स प्रोहिबिट्स एंगेजिंग इन अ स्कीम टू defraud। मैं आप लोगों को ये मतलब बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो बेसिकली वो ये कह रही हैं कि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करोगे
तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा कि उन्होंने ब्राइब्स तो किए ही हैं, और इसकी वजह से वो एक 54 पेज का इंडिक्टमेंट जो यूएस ने भेजा है, वो बेसिकली क्या बता रहा है कि गौतम अडानी फेल्ड टू इन्फॉर्म सेबी ऑफ एफबीआई रेड एंड यूएस इन्वेस्टिगेशन लाइट व्हेन ही डिनाइड दे हैपेंड। मतलब कि उसने पूरी तरह से झूठ बोला है, और उसने पूरी तरह से मना कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ है, जो कि यूएस के अगर आप इंडिक्टमेंट पेजेस में अगर आप जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे कि वो ब्राइब साबित करता है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें बहुत सारे पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, और अप टू 30 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। तो बहुत सारे हैं ऐसी चीजें जो कि शायद मीडिया भी कवर नहीं कर पाएगी, बट बहुत सारे खुलासे हैं। तो जरूर पढ़ना भी चाहिए पूरा आर्टिकल को, और वो आर्टिकल के कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो न्यूज़लेटर में भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ईडी टीम को अटैक किया गया है दिल्ली में। एक फैमिली है, सीए फैमिली है बेसिकली, उनके फार्म हाउस में ईडी गई थी, और ये एक्चुअली बिजवासन एरिया है, कापशेरा नाम की जगह है वहां पर। तो सीए की फैमिली ने अटैक किया था ईडी टीम पर। तो वहां के एसपी ने इस पर बोला है कि अभी उनको ये नहीं मालूम है कि इनिशिएट किसने किया था या ये एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट जो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो लोग इंजर हुए हैं, और उन पर अटैक हुआ गया है, और अभी उन लोगों ने किसी का भी नाम खुलासा नहीं किया है। गुड़गांव में आप लोगों को पता होगा, एक अरेस्ट वारंट अभी इशू किया गया था चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल की। एक पॉक्सो केस था, ये 2020 का एक पॉक्सो केस था, जहां पर एक 10 साल की बच्ची थी, उसका फैमिली के साथ कुछ ऑल्टर्ड वीडियोस उन लोगों ने चलाए थे। आई थिंक इंडिया टीवी, और अभी तो एबीपी में काम करते हैं, लेकिन इंडिया टीवी के बाकी बहुत सारे लोगों पर भी ये केस था। तो उन लोगों ने ये न्यूज़ चलाया था, और जब ये न्यूज़ चला था तो इसको लिंक किया गया था इवन आसाराम बापू के जो इश्यूज चल रहे थे उनके साथ भी। और बेसिकली पॉक्सो केस जो होता है वो चाइल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इसमें वो लड़की और उसके जो विक्टिम थे और उनकी फैमिली का बेसिकली उन लोगों ने फोटोज दिखाए, और उसकी आइडेंटिटी को बेसिकली रिवील कर दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है वारंट्स तो इशू हो गए हैं। अभी शायद इन लोगों ने अर्जी डाली थी कि हमको बार बार पेशी ना देनी पड़े, या आप हमारा बेल वगैरह पहले से ही दे दो, तो वो भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। तेलंगाना से एक न्यूज़ है। तेलंगाना की जो हाई कोर्ट है बेसिकली, उन लोगों ने क्या कहा है कि फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे इश्यूज आए थे मगनूर जीपी हाई स्कूल से। तो गवर्नमेंट ने ब्लेम किया है कि ये जो है फूड पॉइजनिंग का रीजन कुरकुरे है। तो इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा गया है कि कैसे कुरकुरे मतलब फूड पॉइजनिंग को कैसे लीड किया है, एंड मतलब क्या उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं बेसिकली टू टेल, कि उन्होंने नंबर दिए हैं कि 300 स्टूडेंट्स इसमें जो हैं सफ़र कर रहे हैं, या फूड पॉइजनिंग से इनको काफ़ी बुरे बुरे रेपरकशंस भी हुए हैं। तो इस पर काफ़ी सारा उन लोगों ने, हमने दो दो न्यूज़पेपर कटिंग्स भी रखी हुई हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कुरकुरे हम सब यूज़ करते हैं, राइट। और ऐसे तो मतलब आजकल बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो माइक्रोस्कोपिक एविडेंस भी देते हैं, बट हाँ, हमें मतलब बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि हम किस तरह के प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुरकुरे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो इसके साथ ही आज के खबर यहीं पर समाप्त हुए हैं। आप सबका सुनने के लिए और यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।